हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131 उसका यूनिट 13। देखिए, इससे पहले कि कुछ कुछ बुक्स में क्या कि एक दो चैप्टर आगे पीछे हैं, कुछ कुछ क्या मतलब कुछ पहले के जो सिलेबस है, तो मैं उस हिसाब से कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि और भी कोर्सेज के लिए भी बच्चे पढ़ते हैं। इसी वजह से मैंने इस यूनिट का नाम इससे पहले 13 कवर अप कर दिया गया है, अलेक्जेंडर इन्वेशन। किसी किसी की बुक में यूनिट 12 है, पर पुराने बुक में यूनिट 13 है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कवर अप कर रहा हूँ ये सारे चैप्टर्स को, क्योंकि पुराना बुक नया बुक सारे से ही सिलेबस आपका मैच हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि और भी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसके लिए बच्चे पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से उसके लिए भी मैंने इसीलिए मैंने इसका नाम 13B दे दिया है। पर टॉपिक आपको सेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन रूल एंड मगधन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो ये इस चैप्टर का नाम है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत पास है, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से, बड़े ध्यान पूर्वक आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, और स्टोरी की सिर्फ चीजें समझनी है। उसके बाद में आप PDF पढ़िएगा तो आपका अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलते कवर अप करें हम लोग BHIC 131 यूनिट 13, उसका नाम मैंने बी दे दिया है, तो जिसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन रूल एंड मगधन टेरिटोरियल एक्सपेंशन। पार्ट बाय पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे। देखो, कुछ पहले तो इजी चीज अच्छे से ध्यान से देखना है, पढ़ना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड द एक्सपेंसिव ग्रोथ ऑफ मगध दैट मेड सच अ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल। तो बोला कि जो एस्टैब्लिश था मौर्यन एम्पायर और एक्सपेंशन जो था मगध का, जो ग्रोथ हुआ था, उसकी वजह से इतना बढ़िया पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ है। देखिए, इट बिगिंस बाय हाईलाइटिंग हाउ मगध, one of the most powerful Mahajanpads by 6th century BC, gradually evolved into the nucleus of the first major imperial state in Indian history। तो देखो, ये जो एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, ठीक है, और कैसे बड़ा, इस चीज के बारे में लोग देखेंगे, मगध कैसे फ्लोरिश हुआ और एक बहुत ही न्यूक्लियस मतलब एक बहुत पावरफुल किंगडम बना। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में सेवरल इंटररिलेटेड ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स फैसिलिटेट मगध राइज। मगध का राइज के पीछे क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर है, पढ़ा था हमने इससे पहले चैप्टर में। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के मगध एक एम्पायर बना। देखो, हर तरह से वो परिपूर्ण है। ठीक, लोकेटेड इन द फर्टाइल मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, मगध हैड इजी एक्सेस टू रिवराइन ट्रेड। नदी के पास में था तो ट्रेड अच्छे से होती थी। आयरन ओर फ्रॉम नियर बाई हिल्स, आयरन और नियर बाई हिल से मिलती थी। एंड थिक फॉरेस्ट कवर, जिसके कारण से वॉरफेयर, ऊड्स वगैरह लाने में मदद होती थी, हाथी उती रखने के लिए। ठीक है, this gave it both natural defense and resources necessary for warfare and economic development। तो इससे ये जब चीजें थी, उनको नेसेसरी रिसोर्स देती थी, नेचुरल डिफेंस भी देती थी। ठीक है, जो कि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देती थी, जो जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई। एडिशनली उसके साथ साथ में क्या रिसोर्स तो थी, इट्स रूलर्स स्पेशली दोज ऑफ द नंदा डायनेस्टी, इनके जो रूलर्स थे, ठीक है, जो नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, महाजनपदा और आपके जो मतलब मगध के किंगडम के जो नंदा डायनेस्टी बिलोंग करते थे मगध के, बिल्ड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम्स एंड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दैट लेड ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर इंपीरियल कंट्रोल। तो नंदा डायनेस्टी जो थी, एक बहुत ही बढ़िया मिलिट्री सिस्टम लाई थी और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी लाया था, जिसके कारण से जो आगे चल के इसका जो कंट्रोल था बहुत ही अच्छे से रहा। However, the Nandas, though powerful and wealthy, were seen as oppressive and unpopular among many, particularly the Kshatriya and Brahmanical elite, and this dissatisfaction became the backdrop for the emergence of new ruling force। ठीक है, तो क्योंकि देखो उनके पास में बहुत कुछ था, नंदा के पास में, फिर भी वेल्थ था, पावर था, फिर भी ये लोग अनपॉपुलर रहे, ऑप्रेसिव रहे, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मणिकल जो क्लैंस थे उसके मतलब उसके वो अगेंस्ट में थे उनके। ठीक है, और जिसके कारण से उनका जो मतलब एक बैकड्रॉप हुआ रूलिंग में, न्यू रूलर्स जिसके कारण से भी नए नए आने लगे। ठीक है, Into this scene entered चंद्रगुप्त मौर्य। अब आते कौन है इसी में? चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री होती है। Who guided the political genius by the political genius कौटिल्य, also known as चाणक्य। तो इनको जो चाणक्य जाते हैं, दिमागदार आदमी है एकदम पूरी तरीके से, पॉलिटिकल जीनियस मतलब कैसे चलाना है, कैसे करना है, उसके पीछे थे मतलब। ठीक है, अब होता है शुरू, देखो कहानी। ओवर थ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंद। अब जो लास्ट नंदा रूलर थे उनको हटा देते हैं, धनानंद को, अराउंड 321 BC में। दिस रेवोल्यूशन मार्क नॉट जस्ट द एंड ऑफ ए डायनेस्टी बट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। इसके साथ ही साथ हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि, या फिर ये बोलते भी नहीं है कि चलो पुराना जो मतलब
आपका जो रूलर था वो हट गया, डायनेस्टी खत्म हो गई, बल्कि हम ये बोलते हैं देखो नया नया दौर शुरू हुआ। ठीक, चंद्रगुप्ता's accession to power was no ordinary event। जब चंद्रगुप्त जो पावर में, ये कोई मामूली बात नहीं था। इट वॉज द आउटकम ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग, टैक्टिकल वॉरफेयर, पॉपुलर सपोर्ट एंड द आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। वो जो आए, ये कोई जादू नहीं था, ये कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था कि अचानक से लड़ाई झगड़ा करके जीत गए आगे, नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था। मैंने बताया आपको, चाणक्य जो थे उनके पीछे थे। पॉलिटिकल एक मतलब एक महावीर जिसको बोला जाता है, मेटिकुलस प्लानिंग था, टैक्टिकल वॉरफेयर था, सपोर्ट था। इसकी वजह से वो मार्केट में आए, है ना। कौटिल्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य जो थे, जो अर्थशास्त्र लिखा था जिन्होंने, वाज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द पॉलिटिकल विजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर को स्ट्रक्चर दिया बहुत बढ़िया, पॉलिटिकल में तरीके से लाया, पॉलिटिकल इसकी स्ट्रांग बनाया मौर्यन एम्पायर का। द मौर्यन रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल इंस्टेंस ऑफ एन एम्पायर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन ओवर वास्ट एंड कल्चरली डाइवर्स लैंडमास। तो ये कहा जाता है कि तो मौर्यन रेवोल्यूशन जो हुआ वो कौटिल्य की वजह से एक पॉलिटिकल यूनिटी बनी, मतलब पॉलिटिकल यूनिटी इसमें आई, एडमिनिस्ट्रेशन इसका सेंट्रलाइज्ड हुआ। मतलब पॉलिटी क्या बताओ कि पॉलिटिक्स में एकदम तरीके से बैठ जाना। अगर आपका पॉलिटी अच्छा, आपका पॉलिटिक्स अच्छा है, दिमाग अच्छा है, चाल चलन आप चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी अच्छी है, तो कोई भी जगह आपके लिए मतलब कहीं पे भी आप विजय हासिल कर सकते हैं। तो यही मौर्यन एम्पायर का खेल था, और जो कि चाणक्य उनको हेल्प कर रहे थे, किसको, चंद्रगुप्त जी को। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग पार्ट 1 कवर अप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन ऑफ द अर्ली एंड क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय चंद्रगुप्त वाज टू कंसोलिडेट एंड सिक्योर द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तो एक चैलेंज की बात थी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को सिक्योर कैसे करना है चंद्रगुप्ता के लिए, which had been left unstable following Alexander the Great's invasion and his subsequent withdrawal from the Indian subcontinent। तो ये तब से ऐसे ही पड़ी हुई थी जब से अलेक्जेंडर गए वहां से, ठीक है, इन्वेजन करने के बाद। अलेक्जेंडर हैड लेफ्ट बिहाइंड सेवरल स्ट्रापीज गवर्नरशिप्स। तो अलेक्जेंडर वहां पे कुछ गवर्नर छोड़ के गए थे, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, अंडर ग्रीक और मैसेडोनियन ऑफिशियल्स जो थे वो रहे थे यहाँ पे। चंद्रगुप्ता थ्रू अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स ब्रॉट दीज टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल। चंद्रगुप्ता बार बार अटैक करते रहे और अपने कंट्रोल में चीज को ले लिया। अ क्रुशियल एपिसोड इन दिस फेज was his confrontation with Seleucus Nicator, one of Alexander's generals, around 305 BC। एक क्रूशियल एपिसोड मतलब एक पार्ट था जहां पे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ में एक आमना सामना हुआ उनका, उसके बाद में तकरीबन वो अलेक्जेंडर के जनरल तकरीबन 305 बीसी में। दिस बैटल, द बैटल बिटवीन टू अल्टीमेटली एंडेड इन डिप्लोमेटिक ट्रीटी दैट फेवर्ड चंद्रगुप्ता। तो ये बैटल क्या देखा, उन्होंने भी देखा कि यार चंद्रगुप्ता की जी के साथ में तो लड़ना मुश्किल है, जिसके साथ में चाणक्य जी हुई है, ठीक है। तो इसके साथ में उन्होंने क्या किया, बोलो चलो ऐसा ही करते हैं, व्हाइट फ्लैग रखते हैं या फिर जो भी मतलब डिप्लोमेटिक मतलब ट्रीटी साइन करते हैं और यहाँ पर चीज को खत्म करते हैं, जिसमें विजय किसको मिली, मतलब प्रॉफिट किसको मिली, चंद्रगुप्त जी को मिली। ही गेन कंट्रोल ओवर रीजन्स। उनको कौन कौन से मतलब जगह का कंट्रोल मिला, गंधार एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन रिटर्न फॉर 500 वॉर एलिफेंट्स। तो उन्होंने बोला कि 500 वॉर एलिफेंट चंद्रगुप्ता जी ने दिए और ये जगह को अफगानिस्तान, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान जिसको गंधार भी बोला जाता है, पाकिस्तान भी बोला जाता है, वो मिला उनको, ठीक है। तो काफी ज्यादा देखो जगह मिल गया, 500 एलिफेंट दे दिया और भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो फॉरेस्ट कवर है, एनिमल पालते रहेंगे और फॉरेस्ट में खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, बढ़ता जाएगा। दिस एग्रीमेंट नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड चंद्रगुप्ता's मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। ये जो एक एग्रीमेंट था सिर्फ उनके डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को दर्शाता नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाता है, बट ऑल्सो एस्टैब्लिश द फाउंडेशन फॉर ग्रीको इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। पर ये एक फाउंडेशन था जो ग्रीक और इंडिया का जो रिलेशन बनने वाला था, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने वाला था, ये उसकी नींव थी। हैविंग सिक्योर्ड बोथ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज, चंद्रगुप्ता एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, ठीक है, पटना। ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कंकर करने के बाद में चंद्रगुप्ता जी अपना कैपिटल कहां पे बनाए, पाटलिपुत्र में बनाए, मॉडर्न पटना में, which became the heart of Mauryan administration, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट था, मतलब दिल था। Under his rule, a complex bureaucratic system emerged with various departments and officials responsible for revenue collection, espionage, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड जस्टिस। तो उसके अंडर में एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक मतलब बहुत ही अच्छा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना, क्योंकि उनके तो मेन कौन थे देखने वाले ये सब चीज, चाणक्य जी। अब उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना है, ऑफिशियल्स बनाने हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिर जो भी देखभाल करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन, एस्पियनेज, ठीक है, ट्रेड,
लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस वगैरह वगैरह। ही क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट विद स्टैंडिंग आर्मी एंड एन एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क। उसके उनके पास में एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी था, एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क था, आईबी डिपार्टमेंट मान के चलो उस समय पे, ठीक है। हिज सन बिंदुसार, उनका जो सन था बिंदुसार चंद्रगुप्त जी का, रेन उनका कब तक रूल किया, 297 टू 37 बीसी, सक्सीडेड हिम एंड कंटिन्यूड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर फर्दर साउथ। अब उन्होंने उनको मतलब वो भी कम नहीं थे बिंदुसार, वो अब आए मार्केट में। आने के बाद उन्होंने शुरू कहां से किया, एम्पायर को बढ़ाना है भाई, साउथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब आगे, ठीक, चलिए। While little is known in detail about Bindusar's conquest, थोड़ा ही हमको जानकारी है इनके बारे में। It is believed that he brought most of the Indian peninsula under Mauryan control। कहा जाता है जो इंडिया पेनिनसुला एरिया है, जो कि अगल बगल में आपके समुद्र के किनारे, वो अपने कंट्रोल में लिया था, विद द एक्सेप्शन ऑफ तमिलकम, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। तो सिर्फ तमिलकम जो था, जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है सब कंटिनेंट का, उसको छोड़ के बाकी तकरीबन पेनिनसुलर एरिया उनके कब्जे में था, ठीक है। तो ये चीज के साथ हम लोग पार्ट 1 कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 कवर अप हो जाता है, अभी आगे चल के हम लोग पार्ट 2 करेंगे। जो भी मेरे भाई चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी मदद मिले एग्जाम में, ठीक है। और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले पार्ट की वीडियो में। जय हिंद।